नमस्कार, द बोनस के प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और शाम के 7 बजते ही आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो। और इन खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी मुंबई स्टूडियो से। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद विपुल जी, आपका भी स्वागत है। तो अंशुमान सर के साथ फटाफट तमाम खबरों का विश्लेषण शुरू करें। उससे पहले आपको जरा बता देते हैं कि आज मुख्य तौर पर हम किन खबरों पर बातचीत करने वाले हैं, किन बिंदुओं पर जो है चर्चा करने वाले हैं, एक एक करके जरा नज़र डालते हैं ऑन द शो पर। ऑन द शो में आज सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण खबर जो है वो तो यही रहेगी भारत पर लगे अमेरिकी टैरिफ को लेकर के, लेकिन बहुत सारी खबरें और भी हैं। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली एनसीआर में बैंक और बिल्डर्स के नेक्सस पर हुई बड़ी कार्रवाई पर बात करेंगे। सीबीआई ने इस मामले में 22 एफआईआर दर्ज की है। यहाँ इसके बाद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लाभार्थियों से जुड़ी हुई खबर पर बात करेंगे। सरकार डीबीटी के लाभार्थियों का ऑडिट करने जा रही है। अंशुमान सर से समझने की कोशिश होगी कि आखिर में सरकार ऐसा क्यों कर रही है। अगली खबर होगी गोल्ड को लेकर के। जून तिमाही में गोल्ड की कीमतों में जोरदार तेजी के बावजूद वैश्विक स्तर पर गोल्ड की डिमांड बढ़ी है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट बताती है और उसको लेकर के आज एक रिपोर्ट आई है, उसका हम डिटेल में विश्लेषण करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के उस फैसले का विश्लेषण होगा जिसमें कि फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में कटौती नहीं करने का फैसला लिया है। और इसके बाद होगी आज की सबसे बड़ी खबर, यानी कि भारत पर लगे अमेरिकी टैरिफ। जी हाँ, इस पर होगी विस्तार पूर्वक चर्चा। अंशुमान सर से समझेंगे कि इन टैरिफ का भारत के किस सेक्टर पर कितना असर हो सकता है। और आखिर में अमेरिका के साथ हुए पाकिस्तान के उस समझौते पर भी बात होगी जिसमें पाकिस्तान के अंदर अमेरिका एक ऑयल रिजर्व विकसित करने वाला है। तो इन तमाम खबरों पर रहेगी हमारी नजरें, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे दिल्ली एनसीआर से जुड़ी खबर के साथ। दिल्ली एनसीआर में बिल्डर और बैंकों की अनैतिक साठगांठ पर सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई ने इस मामले में 22 एफआईआर दर्ज की है और 47 जगहों पर छापेमारी की। कई बिल्डर्स पर आरोप है कि उन्होंने बैंकों के साथ मिलकर घर खरीदारों को धोखा दिया है। इस मामले पर अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। सर, वो कौन कौन से बैंक और बिल्डर्स के नाम सामने आ रहे हैं जो इस पूरे मामले में लिप्त पाए गए हैं? विपुल जी, अगर ये बाकी अन्य सामान्य दिन होता, जितनी बड़ी खबरें आज हमारे पास हैं टैरिफ पर चर्चा करने के लिए या बाकी चीज़ों को लेकर, तो ये बहुत बड़ी खबर होती। और ये वो वास्तविकता है जो भारत के नियामकों को देखनी चाहिए आईने के तौर पर। ये भारत का अपने तरीके का सबसे अजीब सा घोटाला है जिसमें कि बड़े बैंकों ने बिल्डर्स के साथ मिलकर आम लोगों को मकान खरीदने वालों को ठगा है। ये किस्सा थोड़ा पुराना है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की थी, उसके बाद आदेश दिया था। पहले में समझते हैं कि इस घोटाले में क्या हुआ, फिर हम जानते हैं कि किन कंपनियों और किन बैंकों के, और बैंकों के नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे कि बैंक ऐसा कर रहे थे। सरकार ने एक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम लागू की थी जिसमें कि घर खरीदने वालों को ब्याज दर में रियायत मिलती थी। करीब 1200 होम बायर्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल की थी एनसीआर के इलाके में, जिनका कहना था कि बैंकों ने हमने लोन देने के जो ग्राहकों को लोन दिया उसकी तो वसूली कर ली, और इसके अलावा उन्होंने बिल्डर्स के साथ मिली भगत कर उनको पैसे दिए, और जिससे कि आम लोगों को मकान नहीं मिला। और सरकार की स्कीम का भी और जो बैंकिंग का पूरा सिस्टम था वो बिल्डर्स के हाथ में चला गया। तो जिन बैंकों पर या जिन कंपनियों के खिलाफ नोटिस गए हैं उनमें सारे बड़े नाम हैं: जेपी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल, जयप्रकाश एसोसिएट्स, अजनारा इंडिया, वाटिका लिमिटेड, जेपी इंफ्राटेक, सुपरटेक, आइडिया बिल्डर्स, जितने बड़े नाम हैं। और जो बैंक जिन्होंने बिल्डर्स के साथ मिलकर ये पूरा नेक्सस चलाया, जो कि भारत में सबसे अनोखा अपने तरीके का अजीबोगरीब नेक्सस है। इसमें जो कंपनियां शामिल हैं और जो बैंक शामिल है, इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसमें इंडिया बुल्स हाउसिंग है, इसमें पीरामल फिनांस है, इसमें एचडीएफसी बैंक है, इसमें आईसीआईसीआई बैंक है, इसमें टाटा कैपिटल हाउसिंग फिनांस है और पीएनबी हाउसिंग का फिनांस लिमिटेड शामिल है। ऐसे 22 एफआईआर सीबीआई ने किए हैं
और इसकी जांच भी विपुल जी तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने खासी टिप्पणी की थी उस समय भी, जो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। तब भी यह माना जा रहा था, ये मांग भी की गई थी कि रिजर्व बैंक को भी इस जांच पड़ताल में शामिल किया जाए, लेकिन वैसा नहीं हुआ। और अब ये पूरी जांच के बाद ये स्पष्ट हुआ है कि बैंक और बिल्डर मिलकर कैसे एनसीआर में आम लोगों को, जिनके मकान के सपने हैं, जिन्होंने कर्ज ले रखा है, जो लगातार ईएमआई पे कर रहे हैं, उन्हें मकान मिलने में ये नेक्सस कैसे सबसे बड़ी बाधा बना है। निश्चित रूप से काफ़ी बड़ी खबर है। अब देखते हैं इस मामले में आगे किस तरीके से कार्रवाई की जाती है, उस पर भी अपडेट अपने दर्शकों को हम देते रहेंगे। इस बीच केंद्र सरकार की योजनाओं का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए लाभ उठाने वालों का नए सिरे से अब ऑडिट होने जा रहा है। केंद्र सरकार इसकी तैयारी कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल नए वित्त आयोग के लागू होने से पहले सरकार डीबीटी के लाभार्थियों के डेटा को अपडेट करना चाहती है, जिस वजह से ऑडिट हो रहा है। सर, ऑडिट में कौन कौन सी स्कीम शामिल होंगी और इस ऑडिट की आखिर में आवश्यकता पड़ क्यों रही है? सरकार को फिर महसूस हुआ है कि इन सारी स्कीमों में जो फेक बेनिफिशरीज हैं, फर्जी बेनिफिशरीज हैं, उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। डीबीटी आने के बाद करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए की बचत सरकार ने, इसका दावा किया था सरकार ने कि जो ऐसे बेनिफिशरी, ऐसे लाभार्थी थे जो इसके पात्र नहीं थे, उन्हें निकालकर सरकार ने 3.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास की बचत की थी, जो 2015 से 2023 के बीच में हुई थी। और करीब करीब 50 मिलियन डुप्लीकेट कार्ड्स कैंसिल किए गए थे। अब फिर ये पड़ताल शुरू हो रही है। इसमें जो स्कीमें शामिल की गई हैं उसमें उज्ज्वला योजना है, पीएम किसान इसमें शामिल है। पीएम किसान में बहुत सारे मामले आए हैं फर्जी अकाउंट्स के, जिनको पैसा मिल रहा है। इसके साथ जो सरकार की मुफ्त अनाज योजना है उसको शामिल किया गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना और जो पीडीएस का पूरा सिस्टम है इसको शामिल किया गया है। ये वही सारी स्कीमें हैं जिन पर पहले भी ये चुनौती आती रही थी। तो इस नए ऑडिट से फिर ऐसा संकेत है कि बड़े पैमाने पर गलत या फर्जी लाभार्थियों की छटनी होगी। इस बीच अगली खबर का रुख करते हैं। जून तिमाही के दौरान गोल्ड की कीमतों में आई जोरदार तेजी के बावजूद वैश्विक स्तर पर गोल्ड की डिमांड बढ़ी है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक जून तिमाही में गोल्ड की वैश्विक डिमांड में 3% की बढ़ोतरी हुई है। डिमांड को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा योगदान निवेश मांग का है। जून तिमाही में गोल्ड की निवेश मांग 78% बढ़ी है। हालांकि ज्वेलरी, टेक्नोलॉजी और सेंट्रल बैंक की डिमांड में कमी देखने को मिली है। सर, इतना महंगा होने के बावजूद गोल्ड की डिमांड फिर कैसे बढ़ रही है सर? महत्वपूर्ण डेटा है बाजार को लेकर। अगर हम आंकड़े देखें तो अप्रैल से जनवरी के क्वार्टर में भारत में सोने की खपत करीब करीब 10% गिरी है। 134 टन के आसपास थी, 134.9 टन के आसपास थी। इसमें भी ज्वेलरी की डिमांड में 17% की गिरावट हुई है। तो बढ़ोतरी कहाँ हुई है? जो 7% की बढ़ोतरी पुल जी दिख रही है वो ईटीएफ में और निवेश की डिमांड में है। और ये एक बड़ा शिफ्ट है जो बाजार में हमें दिखाई दे रहा है। 1 लाख रुपए से ऊपर 1 लाख रुपए 10 ग्राम से ऊपर पहुंचते सोने के बाद फिजिकल गोल्ड की बाइंग तेजी से कम हो रही है। ज्वेलरी की खरीद भी कम हुई है, लेकिन ये जो निवेश आ रहा है वो ईटीएफ में आ रहा है। तो ईटीएफ को बैक करने के लिए 7% की डिमांड हमें ग्रोथ में बढ़ोतरी की दिखाई दे रही। सोने की कीमतें इतनी तेज हैं कि जो ज्वेलरी का, सोने की खरीद का बाजार है वो ठंडा पड़ा हुआ है। और अभी फिलहाल सोने की कीमतों में कोई कमी की संभावना नहीं दिख रही है। आज भी बाजार में सोने की कीमतें इस तमाम घटनाक्रम के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $3200-3300 के पर आउंस के पास बनी हुई थी। तो भारतीय बाजार में खुदरा सोने की मांग पर असर अगली तिमाही में भी बने रहने की संभावना है। इस बीच अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने एक बार फिर से ब्याज दरों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया और ब्याज दरों को 4.25 से 4.5% पर स्थिर रखा है। फेड रिजर्व के चेयरमैन जेरम पावेल ने कहा कि ब्याज दरों में कटौती से पहले ये देखा जाएगा कि टैरिफ में हुए बदलाव का अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है। सर, फेड के फैसले में ब्याज के लिए चौंकाने वाली बातें क्या कुछ दिखाई दी आपको? फेड का फैसला चौंकाने वाला था क्योंकि दो चीजें बड़ा बेहद महत्वपूर्ण है। डोनाल्ड ट्रंप और जेरोम पावेल के बीच सीधी खुली जंग चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप फेड के दफ्तर तक हुआ है और देखा है कि वहाँ कितना सीमेंट, कितना लकड़ी और कितना बिल्डिंग मटेरियल लग रहा है। और सीधा दबाव यह था कि फेडरल रिजर्व को ब्याज दरों में कमी करनी चाहिए।
जीरोम पावल ने, फेडरल रिजर्व मार्केट कमेटी ने ब्याज दरों में कोई कमी नहीं की। पर सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, जिसकी उम्मीद बाजार कर रहा था कि चलिए इस बैठक में ब्याज दरें कम नहीं हो रही हैं, लेकिन कम से कम फेडरल रिजर्व के मुखिया अगली बैठक के लिए कोई संकेत तो देंगे। और बाजार इस साल की शुरुआत से इस उम्मीद में था कि सितंबर के आसपास ब्याज दरों में एक कमी की संभावना तो बनती है, ट्रंप के टैरिफ के बावजूद बनती है, और ऐसा कुछ नहीं हुआ। फेडरल रिजर्व ने सितंबर में रेट कम करने का कोई संकेत नहीं दिया, बल्कि उसने ये कहा कि बाजार में बड़ी अनिश्चितता है, अर्थव्यवस्था में जॉब कम होने की संभावना है, टैरिफ का असर कैसे प्ले आउट होगा ये उनके लिए समझना जरूरी है। और संकेतों में यह बात भी कही कि सरकार के कर्ज की लागत कम करना फेडरल रिजर्व की जिम्मेदारी नहीं है, महंगाई रोकना फेडरल रिजर्व की जिम्मेदारी है। और ये सीधा इशारा एक किस्म से डोनाल्ड ट्रंप के लिए था, जो चाहते हैं कि ब्याज दर कम हो, जिससे कि सरकार का कर्ज कार्यक्रम जो रिकॉर्ड लेवल पर है और अमेरिका की रेटिंग में भी गिरावट हुई है, उस वजह से उसकी लागत कम की जा सके, ऐसा कुछ फेडरल रिजर्व ने नहीं किया। और इसका मतलब यह है कि अगले 24 से 48 घंटों में आप फेडरल रिजर्व और व्हाइट हाउस के बीच में फिर टकराव का एक नया दौर होता देखेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 5-6 दिनों में, 7 दिनों में जो दबाव बनाया था, वो इसीलिए बनाया था कि एफएमसी की इस बैठक में से कहीं ना कहीं कोई ना कोई रियायत निकल आएगी। एक और चौंकाने वाली बात थी कि 1993 के बाद पहली बार ऐसा हुआ विपुल जी, जब फेडरल मार्केट की कमेटी, फेडरल रिजर्व की कमेटी में 2 डायरेक्टर्स ने डिसेंट किया, असहमति जाहिर की और कमेटी के फैसले से अलग अपनी राय दी। ये बिल्कुल मेरा सवाल अगला यही था, आपने इसका जिक्र कर दिया सर, कि आखिर में इसके मायने क्या है? क्या अब आगे चल करके पावेल साहब के ऊपर अब दबाव, प्रेशर और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं 24 से 48 घंटे में ये तनाव और बढ़ेगा? देखिए, एफओएमसी ट्रंप के दबाव से कहिए या कोशिशों से कहिए, राजनीतिक रूप से एफओएमसी का संतुलन तो लड़खड़ा गया, क्योंकि 2 डायरेक्टर्स ने ब्याज दरें स्थिर रखने के, ना कम करने के फैसले के खिलाफ विरोध किया। कई तरीके से व्हाइट हाउस या डोनाल्ड ट्रंप पावेल को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। सीधे तो हटा नहीं सकते, क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। केवल एक ही मामला ऐसा है जिसमें कि में उनको लपेटा जा सकता है, वो फेडरल रिजर्व का जो रिनोवेशन हो रहा है उसकी लागत को लेकर है। हालांकि उसको लेकर भी कानूनी तौर पर परिस्थितियां बहुत मजबूत नहीं हैं, लेकिन फेडरल रिजर्व के इस फैसले के बाद तो व्हाइट हाउस और जेरोम पावेल के बीच रिश्ते और ज़्यादा खराब होंगे। ट्रंप के पास एक और महत्वपूर्ण पहलू रहेगा जिसके कारण वो दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। अमेरिका में कल आर्थिक विकास दर के आंकड़े आए, उम्मीदों से बेहतर रहे, हालांकि बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि बाजार को लग रहा था कि कॉन्ट्रैक्शन फिर से बढ़ेगा, लेकिन दूसरी तिमाही के आंकड़े थोड़े से बेहतर रहे हैं। उपभोक्ता मांग पर दबाव बना हुआ है, लेकिन अर्थव्यवस्था बेहतर ढंग से दिख रही है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप शायद ये भी कहने की कोशिश करेंगे कि, या बताने की कोशिश करेंगे कि अर्थव्यवस्था में तो कोई अनिश्चितता नहीं है, टैरिफ के असर के बाद भी ग्रोथ वापस लौट रही है, ऐसी स्थिति में ब्याज दर में कमी की जानी चाहिए। ये टकराव अगले सप्ताह सुर्खियों में रह सकता है। बिल्कुल। इस बीच अमेरिका ने भारत के साथ तो ट्रेड डील घोषित नहीं की, लेकिन दक्षिण कोरिया के साथ उसकी डील हो गई। डील के तहत दक्षिण कोरिया पर भी 15% टैरिफ लागू होगा। ट्रंप ने इतना ही टैरिफ जापान और यूरोपियन यूनियन पर लागू किया है। दक्षिण कोरिया पर 15% टैरिफ 25% की धमकी से तो कम होगा, लेकिन पहले जितना टैरिफ लगता था उससे ज़्यादा होगा। सर, कोरिया को तो ट्रंप से बेहतर डील मिल गई, इससे कोरिया को क्या कुछ फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? हाँ, भारत की डील से पहले कोरिया की डील पर बात करना जरूरी है, क्योंकि हम पूरा संदर्भ समझ सकें कि डोनाल्ड ट्रंप की पूरी टैरिफ स्ट्रेटेजी क्या है। और विपुल जी, आप और हम लोग लगातार बोनस पॉइंट में टैरिफ पर बात कर रहे हैं, और शुरुआत से हम लोग ये बता रहे हैं दर्शकों को कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील होना क्यों मुश्किल है, क्यों कठिन है, और भारत को टैरिफ का सामना करना पड़ सकता। वो तस्वीर हमें सामने दिखाई दी। दक्षिण कोरिया से आखिरी मोमेंट पर डील हुई। 15% का टैरिफ लगाया गया, जो कि निचले स्तर पर आता है। 25% लगाने की बात कही गई थी। कोरिया ने $350 बिलियन का निवेश करने का वादा किया है डोनाल्ड ट्रंप के पास, और करीब करीब $100 बिलियन के आसपास की एलएनजी या तेल की खरीद करेगा। और इसलिए कोरिया को एक बड़ी बढ़त मिली इस टैरिफ से कि उसका ऑटो टैरिफ 25% से घटकर 15% हो गया, यानी जापान और ईयू के बराबर हो गया। और कोरिया ने इस तरह बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धा बचा ली, जो प्रतिस्पर्धा वो गंवाने जा रहा था। कोरिया ने अमेरिकी ऑटो और कृषि
कृषि उत्पादों के लिए अपना बाजार खोला है। अमेरिका ने अपना कृषि उत्पाद कोरिया के बाजार में पहुंचा दिया है। कोरियाई निर्यातकों को प्रतिस्पर्धा में फायदा होगा। सेमीकंडक्टर, फार्मा उपकरणों पर नए टैरिफ से छूट मिलेगी, लेकिन जो नुकसान हो रहा है वो ये कि ऑटो, स्टील और कई सारे और उत्पाद हैं जिन पर निर्यात की लागत बढ़ जाएगी, क्योंकि 2025 की पहली छमाही में अमेरिका को निर्यात में हमने कमी देखी थी। भारी निवेश और एलएनजी के बड़े वित्तीय सौदों से कोरिया को, अमेरिका को मनाने में मदद मिली और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बेहतर डील दी है साउथ कोरिया को। बिल्कुल सर, लेकिन बाकी अगर देशों के मुकाबले कोरिया की स्थिति अभी आपको कैसे दिखाई दे रही है? यह भी तुलना बेहद महत्वपूर्ण है समझना, क्योंकि अगर आप देखें कोरिया की, एशिया में कोरिया की जो प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें कोरिया, चाइना है, जापान है और वियतनाम है और कुछ हद तक भारत प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था है। चीन पर कोई टैरिफ में राहत नहीं, यानी कोरिया का टैरिफ 15% होगा, कोरिया से बनकर सामान जाएगा उस पर 15% टैरिफ लगेगा और चीन पर 30 से 34% टैरिफ लगेगा। और कोरिया को जापान और वियतनाम के से भी कम मिले टैरिफ का फायदा मिलेगा, कई जगह वियतनाम से भी कम टैरिफ है। इससे होगा क्या कि कोरियाई और जापानी और अमेरिकी कंपनियां अब अपनी सप्लाई चेन चीन से हटाकर वियतनाम या अमेरिका ले जा सकती हैं, क्योंकि कोरिया को अपने कच्चे माल के लिए चीन पर बड़ी निर्भरता दिखाई दे रही थी। दूसरा है कि कोरिया के साथ अमेरिका का गठजोड़ जो क्षेत्रीय व्यापार परिस्थिति है उसमें चीन को कमजोर करेगा। भारत के लिए बड़ा नुकसान है, हालांकि इसको हम आगे बात करेंगे। इस पर 25% टैरिफ है जो कोरिया, जापान और ईयू से ज्यादा है, यानी भारत सबसे हाई टैरिफ के जोन में रखा गया है और भारत की प्रतिस्पर्धा अब कोरिया से कई सारे मामलों में कमजोर होती है हमें दिखाई देगी। जी चलिए, अब बात हो गई कोरिया की, अब बात करते हैं भारत की। अमेरिका ने भारत पर भी ट्रेड टैरिफ घोषित कर दिए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत से इंपोर्ट पर 25% टैरिफ लागू होंगे। साथ में रूस के साथ भारत के व्यापार को देखते हुए भारत पर पेनल्टी अलग से लगाई जाएगी। भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो अमेरिका के बड़े व्यापार साझीदार हैं, लेकिन अमेरिका के साथ उनकी ट्रेड डील नहीं हुई है और अमेरिका ने ऊंचे टैरिफ लागू कर दिए हैं। 25% टैरिफ की वजह से अमेरिका को भारत का एक्सपोर्ट प्रभावित होने की आशंका है, क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। सर, टैरिफ में क्या हुआ है और इसका असर भारत पर किस तरीके से देखने को मिल सकता है? क्या कुछ इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? विपुल जी, ये इसे गहराई से समझना जरूरी है और ये टैरिफ भारत के लिए गहरी मार है कई तरह से भारत का 18% निर्यात अमेरिका को जाता है, करीब $130 बिलियन के आसपास का निर्यात है, 2024 का आंकड़ा मैं बता रहा हूं। और डोनाल्ड ट्रंप पहले दिन से भारत को एक हाई टैरिफ कंट्री के तौर पर घोषित करते रहे और उनका कहना था कि भारत के साथ उनका ट्रेड बैलेंस खराब है, भारत ज़्यादा सामान बेचता है और अमेरिका से आयात कम करता है और इसे बदलने की ज़रूरत है। शायद भारत एक अकेला ऐसा देश था विपुल जी जिसने सबसे लंबे दौर की वार्ताएं की अमेरिका के साथ, गंभीरता से डील को तय करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बातचीत नहीं बनी। बहुत सारे मुद्दे थे जिन पर हम बराबर चर्चा करते रहे, जिसमें एग्रीकल्चर का मुद्दा था, जिसमें डेयरी का इशू था, जिसमें ई कॉमर्स का इशू था। भारत ने उसके लिए बाजार खोलने पर सहमति नहीं जताई। तो जब टैरिफ आए हैं उनको समझिए एक बहुत बड़ा हिस्सा है भारत के उद्योगों का जिस पर सीधा और बड़ा असर होगा और भारतीय कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती बनेगी। हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि कहां सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। और समझना इसलिए जरूरी है कि अगर आप शेयर बाजार के निवेशक हैं तो इन कंपनियों के वैल्यूएशन पर असर पड़ेगा और अगर आप इन कंपनियों में, ऐसी कंपनियों में काम कर रहे हैं तो वहां रोजगारों पर भी असर पड़ेगा। आने वाले समय में सरकार को शायद किसी न किसी तरीके का बेल आउट पैकेज भी देना पड़ सकता है अगर कोई अमेरिका से समझौता नहीं होता। जैसे जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनमें फार्मास्यूटिकल है। अमेरिका भारत के अमेरिकी एक्सपोर्ट में करीब 40% का हिस्सा है करीब $8.1 बिलियन के आसपास और 2025 में $9.8 बिलियन के आसपास का निर्यात है। 0% टैरिफ था, 25% टैरिफ हो गया। सन, ल्यूपिन जैसी सारी फार्मा कंपनियां बुरी तरह हिट होंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स 14% टैरिफ था, 14% हिस्सा था टैरिफ 0 था, 25% के आसपास टैरिफ हो गया। $11 बिलियन का निर्यात है। भारत में आईफोन के उत्पादन पर अब जोखिम दिख रहा है। आईफोन अपनी फैक्ट्री वियतनाम या मैक्सिको ले जा सकती है, यह बात सबसे महत्वपूर्ण है, जानने वाली है इस टैरिफ से अगर कोई समझौता नहीं होता। जेम्स एंड ज्वेलरी भारत का प्रीमियम उत्पाद एक्सपोर्ट था, कई कर्मचारी रोजगार की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण था। एक्सपोर्ट में 12% हिस्सा था। सूरत और मुंबई का निर्यात प्रभावित होगा और इसके साथ भारत के में जो डायमंड और ज्वेलरी के हब बन रहे थे उनकी भविष्य की संभावनाओं पर असर पड़ेगा।
इसके बाद गारमेंट को लीजिए, करीब करीब 8 बिलियन का एक्सपोर्ट था, 28% हिस्सा था यूएस का एक्सपोर्ट में। कॉटन और गारमेंट इकाइयों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा और इतना बड़ा बाजार ढूंढना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। पेट्रोलियम बड़ा हिस्सा है, करीब करीब निर्यात में यूएस का हिस्सा 7.5% है। रिलायंस और बीपीसीएल के मार्जिन में बड़ी कमी आएगी, 5 बिलियन डॉलर के आसपास का, 5 से 6 बिलियन डॉलर के आसपास का निर्यात है। ऑटो पार्ट्स 29% हिस्सा है। मैक्सिको और आसियान से अब ऑटो पार्ट्स का एक्सपोर्ट अमेरिका में बढ़ेगा क्योंकि भारत पर 25% टैरिफ आ गया है। समुद्री उत्पाद करीब करीब 1.2 बिलियन डॉलर का है। आंध्र और केरल के निर्यातक प्रभावित होंगे, और जो लैटिन अमेरिका के आसपास के देश हैं जिन्हें अगर रियायती टैरिफ मिलते हैं तो वहां से भारत के को निर्यात में प्रतिस्पर्धा मिलेगी। दूसरा मशीनरी है जिसमें इंजीनियरिंग निर्यात कम आकर्षक हो गया। तो ये पूरी सूची है, और इस सूची इसलिए सूची इतनी भारी और बड़ी है विपुल जी, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और 18% आप अपना निर्यात करते हैं। तो भारत के जो प्रमुख निर्यात बढ़त के क्षेत्र थे वो सब अमेरिका जा रहे थे। तो ये भारत के लिए बेहद गहरा और बड़ा असर है भारत के निर्यात के ऊपर, और इसमें भी फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सी फूड सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन सर, अगर भारत की ओवरऑल अर्थव्यवस्था की बात करें, जीडीपी पर की बात करें, तो उस पर क्या असर देख रहे हैं इस ट्रेड डील के ना होने का? अलग अलग आकलन आ रहे हैं जिसको हमें अभी समझना होगा। लेकिन अगर आप देखें कि 25% टैरिफ से भारतीय कंपनियों की इनकम पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। जीडीपी पे तो उतना बड़ा असर नहीं है, माना जा रहा है 20 बेसिस पॉइंट के आसपास जीडीपी प्रभावित होगा, क्योंकि जो प्रमुख कंपनियां हैं उनकी एक्सपोर्ट इनकम पर बड़ा असर पड़ेगा, और वो फिर भारत में मांग कम होने और बेरोजगारी की चुनौतियों के तौर पर सामने आएगा। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि हर 5% टैरिफ से जो प्रमुख भारत की कंपनियां हैं उनकी ईपीएस में 80 बेसिस पॉइंट की कमी होती है। आंकड़ा ध्यान रखना जरूरी है। तो 25% टैरिफ से करीब करीब 2% अर्निंग पर शेयर प्रभावित होगी स्टॉक मार्केट में, ऐसा माना जा रहा। क्योंकि भारतीय शेयर बाजार पर पहले से ही दबाव है, उतार चढ़ाव, हालांकि आज बाजार थोड़ा रिकवरी करता दिखा था बाद में, लेकिन ये फैसला बाजार जब पचाएगा और अलग कंपनियों के तौर पे समझेगा तो इसका असर दिखाई देगा। माना जा रहा है कि ये टैरिफ अस्थायी हो सकते हैं, इस पर बातचीत हो सकती है और बाद में भारत को खिसकाकर 15 से 20% के रेंज में लाया जा सकता है, लेकिन 15 से 20% का टैरिफ भी भारत के लिए बड़ा होगा। तीसरी चीज है कि भारत के जो अब ग्रोथ के अनुमान हैं वो अगली तिमाही में बदलते दिखाई देंगे, उनमें गिरावट होगी, उनको दोबारा नए सिरे से बदला जाएगा। रिजर्व बैंक पर यह दबाव बढ़ेगा कि उसे ब्याज दरों में और ज़्यादा कटौती करनी चाहिए, हालांकि क्रेडिट का ऑफटेक नहीं दिखाई दे रहा है। बाजार में अगर आप देखें तो जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं उन पर उनकी बुरी हालत होनी है, क्योंकि फिलहाल अमेरिका के बाजार में उन्हें अच्छी मांग मिलने की संभावना नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात विपुल जी, विदेशी निवेशकों का मूड वैसे ही भारतीय बाजार के बारे में खराब है, क्योंकि इस टैरिफ के से डोनाल्ड ट्रंप हम आगे इस पर चर्चा करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप एक अपना अमेरिकी ब्लॉक तैयार कर चुके हैं और वो बहुत तरीके से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पूंजी के प्रवाह को, निवेश के प्रवाह को प्रभावित करने में सक्षम है। तो इसलिए विदेशी निवेशकों के लिए अब भारतीय बाजार में निवेश करने में तमाम तरीके के किंतु परंतु इस टैरिफ के बाद सामने आएंगे। लेकिन सर, अब जो ट्रंप की जो अंतर्राष्ट्रीय बिसात उन्होंने बिछाई है इस टैरिफ की, उसमें भारत आपको कहाँ अभी मौजूदा स्थिति में खड़ा दिखाई दे रहा है? विपुल जी, अगर आप टैरिफ की बिसात देखें और एक आंकड़ा देखें कि भारत किस परिस्थिति में है, तो पहले उसमें दो महत्वपूर्ण चीजें समझना जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस टैरिफ के साथ रूस को लपेट लिया और पहली बार यह संकेत दिया कि रूस से कारोबार करने वाले देशों पर, उसमें चीन और भारत शामिल है, उनके ऊपर पीनल टैरिफ लगाए जाएंगे। चाइना के ऊपर एक पीनल टैरिफ लगा है फेंटेनॉल को लेकर, भारत दूसरा देश है जिस पर पीनल टैरिफ लगाए जाने की बात कही गई। और इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने जो ब्रिक्स की तीनों चारों बड़ी इकोनॉमीज हैं उनको टारगेट किया है। चाइना 30 से 34% टैरिफ में है, ब्राजील 50% टैरिफ में है, रूस पर प्रतिबंध लगे हुए हैं और भारत 25% टैरिफ में आ गया है। तो ये जो पूरी ब्रिक्स इकोनॉमीज थी, इन इकोनॉमीज को डोनाल्ड ट्रंप ने इस टैरिफ से निशाना भी बनाया है और इनके आपसी व्यापार पर को भी प्रभावित किया है। अब आप जरा ये ध्यान से देखिए कि जो पेनाल्टी है उस में भारत की तुलना कहाँ है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत पर गहरी मार होगी, क्योंकि भारत उन हाई टैरिफ वाले देशों की सूची में चला गया है जिनको डोनाल्ड ट्रंप वास्तव में सजा देना चाहते थे, क्योंकि भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में चुनौतियां पहले से ही हैं, कॉस्ट के फैक्टर हैं, क्वालिटी के फैक्टर हैं, भारत में उत्पादन लागत ज़्यादा है, इसलिए भारत की चुनौती ज़्यादा है। भारत 25+ पेनाल्टी वाले इसमें है। फार्मा, आईटी, हार्डवेयर हमने बताया इस पर असर पड़ेगा। चीन इससे ऊपर है 34% पे।
EU 15% और वियतनाम भारत का जो सबसे करीबी प्रतिस्पर्धी वो 20% पर है। यानी वियतनाम का बना हुआ कपड़ा, जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स 20% पर अमेरिकी बाजार में जाएंगे और भारत के 25% पर। बाकी जरा करीब से तेज देखिए, इंडोनेशिया 19% टैरिफ में, जो भारत का करीबी प्रतिस्पर्धी है। मैक्सिको इससे ऊपर है 30% में। हालांकि मैक्सिको और कनाडा को जो नॉर्थ अमेरिकन संधि है उसके तहत कुछ रियायतें मिलती हैं। जापान 15% पर, कोरिया 15% पर, सीधे 10% का टैरिफ गैप है। तो भारत अचानक पूरी एशिया की सप्लाई चेन में सबसे कम प्रतिस्पर्धी रह गया है इस टैरिफ से। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि चूंकि भारत की भू राजनीतिक परिस्थिति, कूटनीतिक परिस्थिति थोड़ी उलझी हुई सी है। चीन के साथ भी रिश्ते बहुत अच्छे नहीं और अमेरिका के साथ भी व्यापार रिश्ते उतने अब अच्छे नहीं है। तनाव की परिस्थिति यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज ये बयान दिया कि भारत और रूस तो डेड इकोनॉमीज हैं, जो काफी नकारात्मक बयान था भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर। रूस के बारे में तो कहा जा सकता है, पर भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज ग्रो करती अर्थव्यवस्था है। ऐसी स्थिति में भारत के लिए अपने आर्थिक हितों को संरक्षित करने में आने वाले समय में थोड़ी ज्यादा चुनौती बढ़ेगी। हालांकि भारतीय पक्ष का संकेत यह है कि हम अमेरिका के साथ दोबारा वार्ताएं शुरू करेंगे और वो वार्ता अगस्त के पहले हफ्ते में होंगी। लेकिन फिलहाल ट्रंप की पूरी ट्रेड बिसात में दो हिस्से दिखते हैं विपुल जी, एक अमेरिका के दोस्त और एक अमेरिका के दुश्मन या अमेरिका से दूर। तो अगर आप एक नेटवर्क देखें तो उसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया, ये जो देश हैं, EU, ये अमेरिका के मित्र देशों में शामिल हो गए हैं, जबकि भारत अमेरिका से व्यापारिक स्तर पर काफी दूर खड़ा दिखाई दे रहा है। और भारत और अमेरिका के व्यापार रिश्ते ट्रंप के दौर में कभी अच्छे नहीं रहे, इससे पहले भी नहीं रहे और इस दौरान भी नहीं रहे। इसलिए महत्वपूर्ण है देखना कि ट्रंप और भी कई चीजों को प्रभावित कर सकते हैं और भारत अमेरिका के बीच रिश्तों में ये व्यापार रिश्तों का तनाव दूर नहीं हुआ। सप्लाई चेन तो डिस्टर्ब हो ही रही है पूरी दुनिया की इस फैसले से। सर, लेकिन एक आखिरी सवाल इस विषय पर जानना चाहेंगे कि आज हमने देखा कि बाज़ार में एक बीच में रिकवरी आती हुई दिखाई दी थी, इस उम्मीद में कि कुछ एक शायद उन्होंने इस तरह के ट्रुथ पे कुछ इस तरह का लिखा कि शायद इस हफ्ते या एक हफ्ते के अंदर कुछ इस तरह की डील हो सकती है भारत के साथ। क्या आपको लग रहा है मौजूदा परिस्थिति में अब तक का जो भी घटनाक्रम रहा है, क्या हाल फिलहाल में कोई डील होगी भी अमेरिका के साथ, या फिर भारत जो है ये 25% टैरिफ के साथ खुश है, या इसी के साथ आगे व्यापार होगा अमेरिका के साथ? विपुल, ये फिंगर्स क्रॉस्ड है। देखिए, बहुत क्लियर एजेंडा है जो हम लगातार बता रहे हैं और बोनस पॉइंट के दर्शकों को पता है। डोनाल्ड ट्रंप ने हर देश के साथ जिसके साथ संधि की उससे बदले में कुछ बड़ा लिया है। क्या लिया? नंबर एक, वहां से निवेश लिया। जापान ने निवेश अमेरिका में वापस पैसा लगाने की घोषणा की। EU ने निवेश की घोषणा की और कोरिया ने निवेश की घोषणा की। तो जो दुनिया की बड़ी 3 अर्थव्यवस्थाएं और इसके अलावा अगर आप सऊदी और बाकी अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ लें तो दुनिया की जितनी उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं जो अमेरिका से आ रही पूंजी से इमर्जिंग इकोनॉमी बनी थी, वो अपनी कैपिटल वापस अमेरिका में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। भारत के पास ऐसा कोई साधन नहीं है। भारत ऐसा कोई निवेश अमेरिका में नहीं कर सकता क्योंकि भारत के पास ऐसा सरप्लस नहीं है। तो डील कैसे होगी जब तक डोनाल्ड ट्रंप को कुछ बड़ा नहीं मिलेगा? दूसरी चीज है कि अगर ये नहीं है निवेश, तो आप वियतनाम या थाईलैंड जैसे अपना एग्रीकल्चर का मार्केट खोल दीजिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका के कृषि उत्पादन दुनिया के बाजारों में पहुंचे और खासतौर से भारत के बाजार में आए। भारत के लिए बेहद मुश्किल है, राजनीतिक रूप से भी मुश्किल है और किसानों के हित के तौर पर मुश्किल है। तीसरी बड़ी चीज बोइंग की खरीद, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था डोनाल्ड ट्रंप की डील्स में। भारत के पास यह भी क्षमता नहीं कि वो इतने बड़े पैमाने पर फ्लीट खरीद ले, क्योंकि कंपनियों को वो नहीं कह सकता कि वो जहाज खरीद लें। कंपनियां अपनी डील्स बोइंग और एयरबस के साथ पैरेलल लेवल पे करती हैं, चाहे वो एयर इंडिया हो या इंडिगो हो या बाकी एविएशन एयरलाइंस हो। ऊर्जा, केवल एनर्जी एक ऐसी चीज थी जिस पर भारत खरीद के लिए कुछ पेशकश कर सकता था टेबल पर उतनी बड़ी वो नहीं हो सकती। $100 बिलियन की डील की है करीब करीब कोरिया ने एनर्जी की। तो जब तक डोनाल्ड ट्रंप को देने के लिए कुछ बड़ा नहीं होगा, जिस तरीके से वो डील कर रहे हैं, जैसे वो नेगोशिएट कर रहे हैं और जैसे वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए मैक्सिमम हिस्सा कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं बाजार में, भारत और अमेरिका की संधि होना मुश्किल है। और इसीलिए भारत ने वार्ताओं के दौर को बीच में छोड़कर अपने को पीछे कर लिया और भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत सरकार इस झटके को झेलने की तैयारी कर रही है। जैसे मैंने शुरुआत में संकेत दिया कि हो सकता है आपको अगले 2-4 दिन बाद सुनने को मिले कि जो ट्रंप के टैरिफ की मार से प्रभावित क्षेत्र हैं उनको सरकार कोई ना कोई बेल आउट देगी, कुछ टैक्स में कमी करेगी, कुछ रियायतें देगी, उनके लिए नए बाजार खोजने की कोशिश करेगी। क्योंकि अभी तक के जो डील्स का
का ढांचा है जो डोनाल्ड ट्रंप ने की है दुनिया के देशों के साथ, उस ढांचे के तहत भारत को कुछ, जब तक कुछ बड़ा नहीं देंगे तब तक डोनाल्ड ट्रंप को मनाना मुश्किल होगा। और डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणियां आपके सामने हैं जो उन्होंने भारत और रूस को लेकर कहा, जो ये भी बता रही है कि रिश्ते, मतलब व्यक्तिगत रूप से जो केमिस्ट्री है भारत और अमेरिका के रिश्तों की, वो भी थोड़ा बिगड़ चुकी है। बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को रूस के साथ व्यापार की सजा दी। ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाने के साथ भारत पर पेनल्टी अलग से लगाई है। हालांकि पेनल्टी क्या होगी इसका ब्यौरा आना अभी बाकी है। ट्रंप ने कहा कि रूस से तेल और हथियार खरीदने के लिए भारत पर पेनल्टी लगाई गई है। ट्रंप ने दुनिया के किसी दूसरे देश पर अभी तक इस तरह की पेनल्टी घोषित नहीं की है। सर, ट्रंप के इस टैरिफ के बाद कूटनीतिक तौर पर यह भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? बड़ा मुश्किल है। जैसे मैंने आपको बताया कि केवल फेंटेनॉल का एक पीनल टैरिफ चाइना पर लगा है। भारत पहला देश है, बड़ा आश्चर्यजनक है। भारत, मतलब भारत की कूटनीति के लिए बड़ी चुनौती है। भारत पहला देश है जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने घोषित तौर पर पीनल टैरिफ लगाया, और वो भी रूस के साथ कारोबार करने पर लगाया। यानी डोनाल्ड ट्रंप साफ साफ कह रहे हैं कि भारत और रूस मिलकर काम कर रहे हैं। परोक्ष रूप से रूस के जो हमले और आक्रामकता है उसको भारत के कारोबार से समर्थन मिल रहा है। ऐसा करते हुए उनके साथ यूरोप खड़ा हुआ है, यह ध्यान रखना जरूरी है। पूरे यूरोपियन यूनियन ने इसका समर्थन किया है। अमेरिका में एक बायपार्टिजान एक्ट आ रहा है जिसमें दोनों राजनीतिक दल, वहां के डेमोक्रेट और लिबरल शामिल हैं, जो इस तरीके की दंड देने के लिए, इस तरीके का पीनल टैरिफ लगाने का बाकायदा कानून बना चुके हैं, जिसमें ट्रंप तो 500% टैरिफ की बात कह रहे हैं। तो ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए और रूस से आने वाले तेल के लिए बड़ा झटका है। और इसलिए आज हमें पता चला कि भारत के जो ऑयल टेंडर्स थे रूस के, वो अगस्त के, वो सब स्थगित हो गए। कंपनियां सरकार की तरफ देख रही हैं कि उन्हें रूस से तेल आयात करना है कि नहीं। दूसरी चीज है कि रिफाइनिंग कंपनियां जो रूस से सस्ता तेल आयात करती थी उसको रिफाइन करके यूरोप को भेजती थी, और हमने पिछले 2 साल में देखा भारतीय रिफाइनिंग कंपनियों की इनकम में। अब यूरोप को जाने वाला वो निर्यात भी प्रभावित होगा क्योंकि रूस से आने वाला तेल बंद हो जाएगा। ब्रिक्स की एकता को वो तोड़ना चाह रहे थे, उस पर उनका ट्रंप का सीधा निशाना है। चाइना अलग थलग है, भारत निशाने पर है, रूस के पास कुछ है नहीं। दक्षिण अफ्रीका पर भी सख्त टैरिफ आए हुए हैं। ब्राजील केवल एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसको आज ट्रंप ने थोड़ा सॉफ्ट करने की कोशिश की, और जो टैरिफ थे उनको 6 दिन के लिए बढ़ा दिया, और कुछ एयरक्राफ्ट के पुर्जों और उस पर ऑरेंजेस पर कुछ टैरिफ में रियायत देने की बात कही है। तो ब्रिक्स को लेकर ट्रंप की जो आक्रामकता है उसका शिकार है भारत हुआ है। अब ये एक ऐसी बिसात है जिसने, जैसे हमने शुरुआत में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अब दुनिया को 2 हिस्सों में बांट रहे हैं। व्यापारिक तौर पर उनके दोस्त कौन है और व्यापारिक तौर पर उनके दुश्मन या उनके प्रतिस्पर्धी कौन है। भारत को बहुत जल्दी यह तय करना पड़ेगा अपनी कूटनीतिक व्यवस्था में कि उसे किस तरफ खड़े होना है। बिल्कुल। इस बीच अमेरिका ने एक तरफ भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ तेल समझौता किया। इस समझौते के तहत अमेरिका पाकिस्तान में एक बड़ा ऑयल भंडार विकसित करेगा। इस समझौते को घोषित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि शायद एक दिन भारत को भी पाकिस्तान तेल बेचेगा। इस समझौते से पाकिस्तान को आयातित तेल पर निर्भरता घटाने में मदद मिलेगी। सर, अमेरिका और पाकिस्तान में ये क्या समझौता हुआ है और पाकिस्तान के तेल भंडार की आखिर में हकीकत क्या दिखाई दे रही है? डोनाल्ड ट्रंप भारत को चिकोटी काटने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। और आज जब ये डील की घोषणा आई है, पहले तो 25% टैरिफ लगाया, फिर उसके बाद पाकिस्तान के साथ संधि की घोषणा कर दी, और फिर रूस वाला बयान आया। ये भी बेहद चुनिंदा कूटनीतिक रणनीति है डोनाल्ड ट्रंप की देशों को घेरने की, और इस मामले में वो बेहद सफल भी दिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतियां तो हैं पर सफल हैं, उनको कोई रोक नहीं पा रहा है ऐसी परिस्थिति में। जो डील हुई है उसमें अमेरिका और पाकिस्तान के बीच व्यापार समझौता हुआ है। पाकिस्तान पर करीब 29% टैरिफ आना था, जो खतरा टल गया है। नए टैरिफ की दर क्या होगी ये पता नहीं है, लेकिन ट्रंप ने एक ऑयल रिजर्व को डेवलप करने की घोषणा की, जो बेहद महत्वपूर्ण है। भारत की रणनीतिक दृष्टि से समझना जरूरी है। जो
ये भी टिप्पणी उन्होंने की, जो टिप्पणी उनका अपना तरीका है डोनाल्ड ट्रंप का कहने का कि भारत एक दिन तेल बेचेगा, पर हम तेल भंडार की हकीकत समझने की कोशिश करें और ये डील जिसमें ऑयल आ गया है पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों में, वो बेहद महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान के पास करीब करीब 353 मिलियन बैरल के आसपास का तेल भंडार है, जो दुनिया में 52वें नंबर पर है। रोजाना 88,000 बैरल की उत्पादन क्षमता है, 5,50,000 बैरल की डिमांड है, 85% तेल आयात करना पड़ता है। लगभग भारत जैसी स्थिति, भारत भी अपना जरूरत का 85-86% ऑयल आयात करता है। ऑफशोर इंडस बेसिन में नया सर्वेक्षण हुआ है जहां नए भंडार की उम्मीद है, लेकिन कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतना फंड ही नहीं है कि वो इस एक्सप्लोरेशन को कर सके। और खासतौर से अगर आपको डीप सी में जाकर तेल की खोज करनी है या कुछ ऐसे नॉन कन्वेंशनल इलाकों से तेल निकालना है, तो 4 से 5 साल चाहिए और $5 बिलियन का निवेश चाहिए। और अमेरिका ने इसी मौके को पकड़ने की कोशिश की है और निवेश करने की तैयारी की है। तो ये इस डील का हिस्सा है, जहां पाकिस्तान को अमेरिकी बाजार में थोड़ा राहत मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा निर्यात चमड़ा और कपड़ा है, जिसके ऊपर ड्यूटी कम हो जाएगी और उसके बदले अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के तेल क्षेत्र में निवेश होने की संभावना है। जी, लेकिन सर ये जो समझौता हुआ है, इससे अमेरिका और पाकिस्तान को किस तरह का फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है? ये पाकिस्तान को सबसे बड़ा फायदा ये कि कपड़े और चमड़े के निर्यात पर टैरिफ कम हो जाएगा, भारत से प्रतिस्पर्धी टैरिफ हो जाएगा, कि भारत में तो 25% है, ट्रंप इस पर 20% या 15% के आसपास टैरिफ कर सकते हैं। दूसरा ये कि तेल इकोनॉमी, ऑयल इकोनॉमी डेवलप करने का मौका मिलेगा पाकिस्तान को अमेरिका के निवेश से, और कूटनीतिक तौर पर तो भारत से पर बढ़त मिली रही है फिलहाल ट्रंप की मदद से। एक महत्वपूर्ण चीज़ हमें दिखाई दे रही है कि अमेरिका की ऊर्जा कंपनियों को पहली बार पाकिस्तान में निवेश का मौका मिलेगा। ऐसे संकेत हैं कि एक्सॉन और मोबिल और शेवरॉन जैसी कंपनियां पाकिस्तान के ऑयल रिजर्व्स में आकर निवेश कर सकती हैं। लंबे समय बाद ऐसा होगा कि कंपनियां इस हिस्से में आएंगी। इससे पहले अरब के देशों में निवेश करती थी और फिर उसके बाद उनको 7 सिस्टर्स को वहां से हटाया गया था। तो पाकिस्तान में अमेरिका का निवेश होने की संभावना है, खासतौर से तेल क्षेत्र में, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो एक बड़ा ऑयल रिजर्व वहां डेवलप करना चाहते हैं। एक और संकेत ये भी मिल रहे हैं तेल बाजार के विशेषज्ञों से बात करते हुए, बाजार के लोगों से, कि अमेरिका अपना एक एक्सपोर्ट हब या रीजनल एक्सपोर्ट हब भी बना सकता है पाकिस्तान में, क्योंकि अमेरिका अपने तेल का, LNG का एक्सपोर्ट करके पाकिस्तान में को रखकर फिर बाकी अन्य बाजारों को भी लक्ष्य कर सकता है। तो ये डील पाकिस्तान की दृष्टि से, पाकिस्तान को की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से तो काफ़ी सकारात्मक है, और ट्रंप ने पाकिस्तान को थोड़ा सहारा देने की भी कोशिश की रणनीतिक तौर पर, भारत को एक अपनी पसंद की डील की तरफ फोर्स करने के लिए। जी, चलिए, तो ये तो बात रही आज की विशेष खबरों की, लेकिन आज के बोनस पॉइंट में आपको बता दें, क्रिप्टो को लेकर के एक बड़ी खबर आई थी, जिसको भी हम कार्यक्रम में शामिल करना चाहते थे, लेकिन वो कार्यक्रम का हिस्सा बन नहीं पाई समय की कमी के कारण। लेकिन आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि टैरिफ को लेकर के कई महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुए हैं। आज की खबर हमने क्रिप्टो की नहीं शामिल की है, लेकिन क्रिप्टो को लेकर के उस महत्वपूर्ण खबर का विश्लेषण अंशुमान सर का आप देख सकते हैं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम क्रिप्टो काउंटर, जो कि शाम 6 बजे अपलोड हो चुका है। तो उस कार्यक्रम को आप तुरंत, जिस कार्यक्रम की समाप्ति के बाद, देख सकते हैं, और क्या वो महत्वपूर्ण खबर है और क्रिप्टो पे आगे की चाल कैसी रहेगी और क्या कुछ डेवलपमेंट निकल करके आ रहे हैं, तमाम डिटेल्स आप जो है हर रोज़ शाम को 6 बजे देख सकते हैं। और आज का भी जो विश्लेषण है वो 6 बजे अपलोड हो चुका है, उसे देखिए और अपनी टिप्पणियां हमें दीजिए। अंशुमान सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए। धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप अपने सुझाव, अपनी टिप्पणियां लगातार हमें भेजते रहिए। मुझको फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।